Hello everyone, this is Arpita Mrate. So again we are here for discussing about some more topic about sequence and series. Okay, so पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, करेक्ट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हमने देखा था कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था कि डिफरेंस बिटवीन यदि कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जाए, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, और ये डिफरेंस जो हमने देखा वो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड देखा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड देखा। इट मींस डायरेक्शनल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, करेक्ट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। सो यदि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म मेरा ये जो हो जाए वो हो जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए, तो हमने देखा कि ऐसी प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। इसी में हमने दूसरी डेफिनेशन जो देखी थी, वो दूसरी डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि यदि जो मेरी कोई सीक्वेंस है वो यदि एक कांस्टेंट वैल्यू से या बढ़ती चली जाए या तो घटती चली जाए, करेक्ट। यदि कोई सीक्वेंस कांस्टेंट वैल्यू से या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ऐसी सीक्वेंस भी क्या कहलाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ये हमने देखा था। अच्छा, इसी में हमने देखा था कि यदि मेरी ए जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ए मेरी फर्स्ट टर्म हो जाए और डी मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाए। सो ए मेरा फर्स्ट टर्म हो जाए और डी मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाए, तो मेरी जो सीक्वेंस होती है वो कैसे दिखेगी, मेरी सीक्वेंस दिखेगी ए प्लस डी, देन ए प्लस टू डी, देन ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो मैंने देखा कि यदि मेरा फर्स्ट टर्म मेरे पास है और मेरा कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, तो मैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। तो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे दिखने लगेगी अब, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन, करेक्ट। और यही हमने देखा कि इसकी जो nth टर्म होगी वो कैसे डिफाइन होगी। nth टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी। और इसी पे बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, जहां हमने बोला था कि भाई एक मैंने सीक्वेंस दे दिया था, उसमें मैंने बोला था कि भाई nth टर्म फाइंड करो, और nth टर्म फाइंड करने के बाद मैंने बोला था कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो पहली नेगेटिव टर्म होगी, करेक्ट। ये मैंने पूछा था। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि मैं अपने डी को वेरियस टाइप से चेंज करते जाऊं, करेक्ट, तो जो नेचर ऑफ सीक्वेंस मुझे मिलेगा वो क्या होगा। वेरियस टाइप से चेंज करते जाओ, इसका क्या मतलब सर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने तो ये भी हो सकता है ना कि मेरा जो डी है वो कभी जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने तो ये नहीं बोला था कि मैं डी जीरो नहीं ले सकता या डी को पॉजिटिव नहीं ले सकता या डी को नेगेटिव नहीं ले सकता। आफ्टर ऑल जो डी मेरा आया, आफ्टर ऑल जो डी मेरा आया वो क्या था, एक रियल नंबर ही था, तो मेरा डी जीरो भी हो सकता है। किसी ने बोला कि भाई डी तो पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, किसी ने बोला तो आप कि आप डी तो नेगेटिव भी ले सकते हो, करेक्ट। और ये भी तो हो सकता है ना कि डी मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाए, इमेजिनरी नंबर हो जाए, करेक्ट, डी मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट डीज के लिए मेरे सीक्वेंस का या मेरे प्रोग्रेशन का नेचर क्या होगा, ये हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे केसेस बना दिए हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद वेरियस कॉमन डिफरेंस, यदि डिफरेंट डिफरेंट कॉमन डिफरेंस आ जाए तो मेरे पास क्या क्या चेंजेस होंगे। अच्छा, तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि यदि कॉमन डिफरेंस मेरा जीरो हो जाए, कॉमन डिफरेंस मेरा जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि मैंने बोल दिया कि आपका जो डी है वो जीरो है, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, तो उस केस में मेरे पास जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो कांस्टेंट एपी होगी। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एपी का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वही सेकंड टर्म होगी, इसकी जो सेकंड टर्म होगी वही थर्ड टर्म होगी, देन फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिर सिक्स टर्म, सेवन टर्म, और सारी जितनी भी टर्म होगी वो एक ही नंबर होगी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वन 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 वन, ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, तो ये मेरी क्या होगी, कांस्टेंट कांस्टेंट एपी होगी। अच्छा, तो ये कांस्टेंट एपी कैसे होगी मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं। यदि मैंने बोला कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या लिया, कंडीशन मैंने लिया कि मैं डी को क्या ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ, करेक्ट। तो अब मेरी जो सीक्वेंस थी वो कैसे बनेगी, मैंने देखा कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ये मेरी सीक्वेंस थी। अब डी को तो मैंने जीरो ही कर दिया, आपने बोला सर डी को आप जीरो कर दो, डी को जीरो कर दो, तो डी को जैसे ही मैंने जीरो किया तो अब मेरी सीक्वेंस कैसी बन गई, ए एंड सो ऑन। इट मीन हर एक प्लेस में सेम ही नंबर या सेम ही बंदा जाके बैठ गया, करेक्ट, हर एक प्लेस में सेम ही बंदा जाके बैठ गया। तो ये मेरी सीक्वेंस जो बन गई वो मेरी क्या बन गई, कांस्टेंट कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई और कांस्टेंट एपी बन गई, हम ऐसे बोल सकते। अच्छा, अब सेकंड केस में यदि मैं कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव ले लूं, ग्रेटर देन जीरो ले लूं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ए को 5 ले लूं और डी को कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो डी को मैंने ले लिया 2,
करेक्ट, ए को 5 लिया, डी को मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया 2। तो अब मेरी सीक्वेंस जो होगी वो कैसे दिखेगी? मेरी सीक्वेंस दिखेगी ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, देन ए प्लस 4d एंड सो ऑन। अच्छा, तो एक्चुअली ये सीक्वेंस कैसे दिखेगी? सो ए मीन्स 5, ए प्लस डी मीन्स 5 प्लस 2 विच इज 7, देन ए प्लस 2d मीन्स a plus 2d means 2d means 5 plus 4 which is 9, then 11, then 13 and so on. Clear? तो मैंने क्या देखा कि जब जैसे ही मैं कॉमन डिफरेंस अपना पॉजिटिव लिया, मेरी जो सीक्वेंस थी वो क्या कर चलती चली गई, बढ़ते चली गई। इट मींस ये इंक्रीज करते चले जा रही। करेक्ट। अच्छा, थर्ड कंडीशन में मैं क्या ले सकता हूँ? मैं अपने कॉमन डिफरेंस को लेस देन 0 ले सकता हूँ या नेगेटिव नंबर ले सकता हूँ। तो इन दिस केस मैं ए को तो 5 ही रहने देता हूँ, ए को मैंने 5 ही रहने दिया। डी को मैंने क्या किया? डी को मैंने -2 कर दिया। रेदर देन टेकिंग डी एस 2, आई एम जस्ट टेकिंग डी एस -2। तो इस केस में मेरे पास क्या हुआ? इस केस में सर अगेन सीक्वेंस कैसे दिखेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। अच्छा, तो टर्म कैसे दिखेंगी? अब पहला टर्म तो 5 था तो 5 मैंने लिया। करेक्ट। दूसरा टर्म ए प्लस डी हुआ तो 5 -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 -2, 5 -2 क्या हो गया मेरे पास? 3 हो गया। तो मैंने बोला कि 5 -2 मेरे पास क्या हो गया? 3। करेक्ट। अब थर्ड टर्म की बात करें तो 5 - 4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी? -1। फिर नेक्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी? -3 एंड सो ऑन। करेक्ट। सो नेगेटिव के केस में क्या हुआ? मुझे डिक्रीजिंग एपी मिली। इट मींस द वैल्यू जो होगी मेरी सीक्वेंस की, द वैल्यू जो होगी वो मेरी क्या हो रही है? कम होते चली जा रही है। इंक्रीजिंग का मतलब वैल्यू मेरी क्या हो रही है? बढ़ते चली जा रही है। तो डी, तो हमने देखा कि भाई ये जो नेचर है ना, ओवरऑल डी पे ही डिपेंड कर रहा है। डी को यदि आपने पॉजिटिव लिया, बढ़ते चली गई। डी को आपने नेगेटिव लिया तो घटते चली गई। डी को 0 लिया तो कांस्टेंट ही है। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या हो कि मैं कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा इमेजिनरी नंबर ले लूं। तो इमेजिनरी नंबर ले लूं तो कोई बोला कि सर आप b इक्वल टू 2 आयोटा ले लो, 2 आयोटा ले लो, और a को आप 5 ही रहने दो, एज इट इज रहने दो। तो मेरी सीक्वेंस क्या होगी? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? 5, 5 प्लस 2i, देन 5 प्लस 4i, देन 5 प्लस 6i। तो ये जो सीक्वेंस मिली ये भी क्या हो गई? सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो डी यदि इमेजिनरी नंबर लिया मैंने तो जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी मेरी क्या मिल जाएगी? इमेजिनरी मिल जाएगी। यही बात हम कर रहे थे कि डी या जी जैसे जैसे मैं चेंज करते जाऊंगा मेरी जो सीक्वेंस है उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। तो क्या देखा? डी 0 है तो कांस्टेंट सीक्वेंस मिली। करेक्ट। डी 0 है तो कांस्टेंट मिली। डी यदि मेरा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई। डी यदि मेरा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली। इमेजिनरी है तो इमेजिनरी सीक्वेंस मिल गई। इजी। अच्छा, इसी में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, पता है क्या? वो लोग क्या बोल देंगे कि मेरे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको डी कोई दे देंगे, डी वैल्यू दे देंगे वो लोग। ठीक है, डी का कोई वैल्यू दे दिया और बोलेंगे जो इसका जो लार्जेस्ट टर्म है, जो लार्जेस्ट टर्म है वो दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में लाया करता है। अच्छा, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई लार्जेस्ट टर्म क्या होगी सर? लार्जेस्ट टर्म क्या होगी? तो यदि डी मेरा पॉजिटिव है, डी मेरा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस जो होगी वो इंक्रीज करेगी। करेक्ट। तो इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब हर जो टर्म है वो अपनी पहली टर्म से तो बड़ी है। हर जो टर्म है वो मेरी पहली टर्म से बड़ी है। और यदि ऐसा हो रहा है कि हर जो टर्म है वो मेरी पहली टर्म से बड़ी है तो जो लार्जेस्ट टर्म की बात हम करेंगे तो वो मेरी लास्ट टर्म होगी। करेक्ट। सो इन दैट केस हमें क्या लेना है कि जो मेरी लास्ट टर्म होगी उसको लेना कि ये मेरी लार्जेस्ट टर्म होगी, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज करते जा रही है। इसका रीजन क्या है कि डी मेरा पॉजिटिव था। सिमिलरली यदि मेरा डी नेगेटिव हो जाए और बोले कि भाई इसका लार्जेस्ट टर्म बताओ, तो डी नेगेटिव है तो सीक्वेंस क्या होते चले जा रही? डिक्रीज करते चली जा रही है। तो इसका लार्जेस्ट टर्म क्या हो जाएगा इस केस में? इसका लार्जेस्ट टर्म जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो इसी केस में यदि मैं बोलूं, यहीं पे एक छोटी सी जगह हम मेंशन कर देंगे। करेक्ट। कि इसमें तो लार्जेस्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी? इसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट टर्म की बात करें, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट टर्म की बात करें तो मेरी ए ही रहेगी। करेक्ट। कोई सीन नहीं है, कांस्टेंट ही है, हर वैल्यू पे हर एक प्लेस पे वैल्यू सेम ही है, तो इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपकी लार्जेस्ट टर्म क्या होती है, वो तो सेम ही वैल्यू होगी। अच्छा, डी मैंने पॉजिटिव बोला तो यहीं पे बात करूं तो लार्जेस्ट टर्म क्या होगी? सो इस केस में लार्जेस्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट टर्म मेरी हो जाएगी लास्ट टर्म। करेक्ट। और सिमिलरली स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट टर्म हो जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म। करेक्ट। सिमिलरली
इस केस में मेरे पास लार्जेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, जब मेरा डी नेगेटिव हो जाए तो लार्जेस्ट टर्म मेरी हो जाएगी फर्स्ट टर्म। क्यों फर्स्ट टर्म? क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद सारी वैल्यू क्या हो रही है, फर्स्ट टर्म से छोटी होती चली जा रही है ना, सारी वैल्यू जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ छोटी होती चले जा रही है, तो लार्जेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। करेक्ट। सिमिलरली स्मॉलेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट टर्म मेरी हो जाएगी लास्ट टर्म। स्मॉलेस्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। अच्छा, ये बात हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास क्या हो, फाइनाइट सीरीज हो। इनफाइनाइट केस में चलते ही चले जा रही है, तो या तो उस केस में हम लार्जेस्ट टर्म ही बता पाएंगे या स्मॉलेस्ट टर्म ही बता पाएंगे। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लार्जेस्ट भी बता दिया स्मॉलेस्ट भी बता दिया, नहीं, जैसे ही चलते चले जाएगी, इसका मतलब एक एंड तो हमको पता ही नहीं है कि क्या है। एक एंड हमको पता है कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, बट इसके बाद यदि ये इनफाइनाइट है तो हमको पता ही नहीं है ना कि लास्ट टर्म मेरी क्या होगी। तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू बता पाना है वो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। अच्छा, अब इस केस में हम क्या बताएंगे कि ठीक है सर, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेक फॉर एपी। हम देखेंगे कि यदि मेरे पास कोई nth टर्म दे दिया जाए, इस केस में nth टर्म दे दिया जाए, और मुझे देखना है कि भाई वो nth जो nth टर्म है, वो जो उस nth टर्म के थ्रू मेरे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, ये देखते हैं। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक प्रॉपर्टी देखी कि इनके कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। करेक्ट। तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको पता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा, तो इस केस में हमारे पास क्या है, an इक्वल टू 5n+4 है। करेक्ट। an इक्वल टू 5n+4 है इस केस में। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ये जो सीक्वेंस है, जो इस जिसकी nth टर्म इस टर्म से डिफाइन, इस वैल्यू से डिफाइन होती है, ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो मुझे क्या देखना है, बेसिकली मुझे देखना है कि इनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं, बस सिंपल। तो उसके लिए मुझे तो टर्म चाहिए, तो nth टर्म मेरे पास है, तो पहले मैं a1 फाइंड करूंगा। तो a1 टर्म मेरी क्या हो जाएगी इस केस में 9। a2 मैंने फाइंड किया, तो a2 मेरी इस केस में क्या हो गई, a2 मेरी इस केस में हो गई क्या, 14। फिर मैंने a3 फाइंड किया, तो a3 मेरी इस केस में क्या हो गई, क्या हो गई a3, 19। करेक्ट ना, a3 19। अच्छा, यहां पे मैंने देखा a2 माइनस a1 क्या हो गया, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा मेरा 5। देन a3 माइनस a2 मैंने देखा, तो a3 माइनस a2 भी मेरा क्या हो गया 5। सॉरी, a3 माइनस a2 भी क्या हो गया 5। और सिमिलरली यदि मैं और भी टर्म कैलकुलेट करूं, तो उनके बीच का डिफरेंस भी मुझे 5 ही मिलेगा। अच्छा, बट ईच एंड एवरी टर्म का चेक कर पाना तो इजी नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी टर्म, वी डोंट इवन नो दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इनसाइड। करेक्ट। तो हर एक टर्म का चेक कर पाना डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो डायरेक्टली यदि मैं बोलूं an-1 चेक कर लूं, इसका मतलब सिंस an तो मेरा हर टर्म के बारे में गवर्न करना है ना, हर टर्म को जनरेट करते दे रहा है, तो जो जनरेटर टर्म है उसी टर्म में मैं देख लूं कि कॉमन डिफरेंस मेरा है कि नहीं। तो उसी टर्म में यदि मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी। तो मेरे पास an थी, कॉमन डिफरेंस के लिए an-1 चाहिए, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा 5n+4। तो an-1 यहां से क्या निकल जाएगा, an-1 मेरा हो जाएगा 5 टाइम्स n-1 इन +4, दैट इज नथिंग बट 5n-1। करेक्ट। सो an-1 मेरा क्या हो गया 5n-1, तो यहां मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5n-1, तो मेरा क्या हो जाएगा 5n+4 माइनस 5n+1। सो 5n गॉन, मेरे पास क्या आ गया 5। करेक्ट। और यही मेरा क्या हो जाएगा डी। अच्छा, अब यहाँ की आप n, यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, आप n इक्वल टू 1 रख लो, n इक्वल टू 2 रख लो, n इक्वल टू 3 रख लो, n इक्वल टू 4 रख लो, n इक्वल टू 5 रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो n का टर्म आ ही नहीं रहा ना जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज कि n का टर्म आ जाता जो कि इसको प्रॉब्लम क्रिएट करता, तब दिक्कत की बात होती, पर यहाँ तो n का टर्म आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। करेक्ट। तो इसका मतलब अब मैंने हर टर्म के लिए चेक कर लिया कि ये तो भाई हर n के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि 5 ही होगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई मुझे। तो ये सीक्वेंस जो होगी मेरी क्या होगी, ये सीक्वेंस मेरी क्या होगी, एपी होगी। तो an इक्वल टू 5n+4 इज इन एपी, इज एन एपी। अंडरस्टूड द आइडिया। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास nth टर्म होगा, हम क्या करेंगे n-1 टर्म फाइंड करेंगे और an-1 देख लेंगे। यदि वो जो वैल्यू आई वो ऐसे आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 हो जाए, √3 आ जाए, √π आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है,
अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी? जब उसमें n का कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू n की चेंज हो रही है ना। तो यदि उसमें n का कोई टर्म नहीं है तो वो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रह जाए। तो यदि मैं जब an-1 देखूं, है ना, जब nth टर्म और n-1 टर्म का सब्ट्रैक्शन देखूं और वो मेरा कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो ऐसी जब सीक्वेंस मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, ये जो सीक्वेंस बन गई मेरी, क्या बन गई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम देखते हैं कि चेक वेदर द सीक्वेंस an इक्वल टू 3n² प्लस 2 इज इन AP और नॉट। सेम आइडिया, an तो मेरे पास सही है, an मेरे पास क्या है? 3n² प्लस 2। मुझे फाइंड क्या करना है? an-1। तो मैंने an-1 फाइंड किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स n-1 होल स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट, मेरे पास an आ गया, an-1 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? an-1। इसमें ही मुझे चेक करना है कि यदि ये जो टर्म मैंने फाइंड करी है an-1, ये जो मेरी टर्म है वो उसमें n का टर्म कोई प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा, n का टर्म कोई प्रेजेंट है या नहीं है, इसी चीज को हम बोलते हैं कि वेदर देयर आर दैट टर्म दैट वी आर गेटिंग, वेदर दैट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ n और नॉट। करेक्ट, कि वो जो टर्म मेरे पास है वो n से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये हम देखेंगे। अच्छा, तो an की वैल्यू क्या थी? 3n² प्लस 2। an-1 की वैल्यू क्या थी? -3 टाइम्स n-1 होल स्क्वायर माइनस 2। करेक्ट, सो 2 तो गया, 2 तो गियो। करेक्ट, तो नेक्स्ट क्या होगा? 3n² माइनस 3 टाइम्स n-1 होल स्क्वायर। अच्छा, 3 वी कैन टेक कॉमन, तो लेट्स टेक 3। मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? n² माइनस n-1 होल स्क्वायर। करेक्ट, नाउ यदि यहाँ हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये तो a² माइनस b² फॉर्मूला, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये मेरा a² हो गया, ये मेरा b² हो गया। ये क्या होता है? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स n-1, एक बार घटा दिया, अब एक बार जोड़ दो, n प्लस n-1। करेक्ट, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स n-n प्लस 1, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? n प्लस n-1, n गॉन, सो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 2n-1। अच्छा, अब यहाँ पे यदि हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, द थिंग दैट वी नीड टू ऑब्जर्व ओवर हियर, क्या कि ये जो टर्म an-1 आई, वहां पे एक n का टर्म प्रेजेंट है। तो n का टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब यदि मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा, तो ये एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। n इक्वल टू यदि मैंने 2 रखा तो ये एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। n इक्वल टू मैंने 3 रखा तो ये एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, क्योंकि ये जो वैल्यू मेरे पास आई वो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। करेक्ट, सो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू मिलेगी वो मेरी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। अंडरस्टूड? तो ये मेरी जो टर्म होगी वो क्या होगी? नॉट इन एपी होगी, नॉट इन एपी, क्योंकि यहाँ पे मेरा डी फिक्स नहीं है। डी मेरा क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ n। अंडरस्टूड? तो यहीं पे हमने बोला कि यदि मुझे एपी के लिए चेक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि n माइनस हम देखेंगे कि इसका जनरल जो टर्म है डी इक्वल टू tn-1 हम लोग चेक करेंगे। करेक्ट, हम लोग ये वैल्यू चेक करेंगे। अब इस वैल्यू में यदि ये जो वैल्यू है, यदि ये जो वैल्यू डी है मेरी, वो n से फ्री हो जाए या इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाए, तो इस केस में जो प्रोग्रेशन होगी वो मेरी क्या होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर।